नमस्कार बच्चों, सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 की पुस्तक का दूसरा पाठ जार्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस कहानी का सार तथा एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कहानी का सार देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में बच्चों भारतीय सरकार की गुलाम मानसिकता को व्यक्त किया गया है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे हैं, उन अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता परतंत्रता की बनी हुई है। बेशक हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन आज भी हम बौद्धिक दास्ता के शिकार हैं। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर सरकारी तंत्र सारा काम काज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में लग जाता है और जार्ज पंचम की टूटी नाक को लगाने के लिए अपनी नाक तक कटाने को तत्पर दिखाई देते हैं। यह कहानी व्यंग्य प्रधान कहानी है। इसमें सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार, लापरवाही व कामचोरी को भी दिखाया गया है कि किस प्रकार पहले तो सरकारी तंत्र अपने काम को तरीके से नहीं करते हैं, समय पर नहीं करते हैं और फिर सिर पर काम आने पर शीर्ष अधिकारी आनन फानन में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर जिम्मेदारी लाद कर पल्ला झाड़ लेते हैं। तो बच्चों, ये इस कहानी का मूल भाव था और अब मैं आपको कहानी का सार बताती हूँ। सबसे पहले दिखाया गया है इस कहानी में कि एलिजाबेथ को भारत आना है और घोषणा वहाँ पर होती है, शंखनाद वहाँ होता है, उनके आने की मतलब घोषणा होती है और जो गूंज होती है यानी उस शंख की आवाज़ भारत में सुनाई देती है, भारत के पत्र पत्रिकाओं में सुनाई देती है। कहने का मतलब क्या है, उधर से ऐलान होता है कि एलिजाबेथ भारत आएगी और उनकी खबरें उनके बावर्चियों की, खानसामों की, दर्जी की, कौन सा सूट पहनेगी, उनके कुत्तों की, उनके राजकुमार की, राजकुमार के शौक़, उनकी हॉबी, ये सारी खबरें जो थी वो भारत के पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर यानी मेन पेज पर छपने लगी। तो यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं की भूमिका दिखाई गई है कि किस प्रकार पत्र पत्रिकाएँ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार की खबरों को छापते हैं, जिससे युवा वर्ग का जो ध्यान होता है वो अपने उद्देश्य से भटककर फैशन की तरफ जाता है और उनका समय और धन दोनों ही बर्बाद होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे ही पता चलता है कि एलिजाबेथ को आना है, तो क्योंकि ये भारतीय परंपरा रही है कि जब कोई मेहमान आते हैं एक तरह से वो हमारे मेहमान ही हैं, तो किस प्रकार से हम तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन ये मेहमान विदेशी हैं और उस देश की धरती के हैं जो हमारे शासक रहे थे, जिन्होंने हम पर अत्याचार किए थे, और जो भारतीय अधिकारी हैं वो आनन फानन में तैयारियों में जुट जाते हैं। कहीं सफाई करवाते हैं दिखाने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हैं, पूरी दिल्ली का काया पलट कर देते हैं। आप लोग भी देखते हो ना, आपके शहर में अगर किसी मंत्री को आना है, मुख्यमंत्री को आना है, तो आपने कभी अगर नोटिस किया हो तो देखा होगा कि उस दिन ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुख्य चौराहों पर खड़ी मिलेगी, यूनिफॉर्म में खड़ी मिलेगी, और पुलिस है वो भी जहाँ तहाँ खड़ी होगी, चालान काटते हुए नजर आएंगे। जो सफाई कर्मचारी है वो अपनी ड्रेस में दिखेंगे आपको, और जो सफाई व्यवस्था होगी वो बाकी दिनों से ज़्यादा बढ़िया होगी। इस प्रकार की सड़कें साफ़ होंगी, इस प्रकार की चीज़ें हम देख सकते हैं। तो यही दिल्ली में हुआ, वो थोड़ा बड़ा स्तर का था तो यहाँ पर बड़े स्तर पे काम हुआ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखा जाता है कि सब तैयारियाँ हो गई और इंडिया गेट, क्योंकि रानी को दिल्ली में आना था और इंडिया गेट दिल्ली की मुख्य जगह है, वहाँ पर ही जार्ज पंचम की मूर्ति थी। और देखते हैं कि जार्ज पंचम की मूर्ति से तो नाक गायब है। अब वो नाक रातों रात तो गायब हुई नहीं,
जब गायब हुई तो सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर के कैसे गायब हुई, और अगर गायब हो गई तो इतने दिनों तक उसका प्रबंध क्यों नहीं किया गया, या तो उस मूर्ति को वहाँ से हटाते या उस मूर्ति को ठीक करते। लेकिन दोनों काम में से कोई भी काम नहीं हुआ और एलिजाबेथ आ रही है। अब उनका ध्यान किस पर गया है, मूर्ति पर गया, यानी समय पर कोई काम नहीं किया जाता। फिर बुलाया जाता है मूर्तिकार को, क्योंकि जिस देश की रानी आ रही है तो उस देश के शासक की मूर्ति अगर वो देखेगी तो रानी खुश हो जाएगी। अब क्योंकि मेहमान है तो मेहमान को खुश करना तो जिम्मेदारी बनती है। तो अब मूर्ति पर जो उसकी थी जो नाक की समस्या आ गई। अब मूर्तिकार को बुलाया जाता है। मूर्तिकार अपने काम में तो निपुण था ही, लेकिन वो पैसे का भी लालची था। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जो नाक से संबंधित जो मुहावरे होते हैं वो इस पूरे पाठ में दिखाए गए हैं। कहीं पर नाक कट गई, कहीं पर दिल्ली में सब कुछ है, नाक नहीं है, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो इसमें आते हैं। तो मूर्तिकार अनेक प्रयत्न करता है। पहले वो पुरातत्व विभाग से रिकॉर्ड मांगता है कि किस पत्थर की बनी हुई है, वहाँ नहीं मिलता तो वो खुद पहाड़ों पर जाता है, उस पत्थर को ढूंढता है जिसकी वो नाक बनी हुई थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। और इसी सब में बड़ी ही सुंदर तरीके से लेखक ने हमें क्रांतिकारियों के उनकी जगह के नाम के अनुसार हमें बताया है कि गुजरात में कौन था, मद्रास में कौन था, यानी प्रांत के नाम बताए और उन्होंने सेनानियों के भी नाम बताए हैं जिनकी वो मूर्तिकार नाक लेने के लिए कोने कोने में जाता है। लेकिन सबकी नाक जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी निकलती है। अब यहाँ पर फिर एक प्रतीकात्मक अर्थ है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का मान सम्मान जो ये है जॉर्ज पंचम है, विदेशी है, इसके मान सम्मान से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नाक बड़ी होना मान सम्मान ज़्यादा होना। यहाँ तक कि 1942 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक की से बड़ी निकलती है, यानी उनका मान सम्मान भी जॉर्ज पंचम के मान सम्मान से ज़्यादा है। और अंततः क्या करता है मूर्तिकार, एक सुझाव देता है। वो सुझाव मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, आप खुद पढ़ना क्या सुझाव देता है, और उसको मान भी लिया जाता है। जब उसको माना जाता है तो अखबार वाले जो है मूक रहकर, मौन रहकर इसका विरोध भी करते हैं। कैसे करते हैं कि वो उस दिन अखबार में सिवाय इसके नाक लगने की खबर के कुछ भी नहीं छापते हैं। तो ये इस कहानी का सार था। ये व्यंग्य प्रधान कहानी है और इसमें हमें जो प्रेरणा लेनी है वो हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें एक तो समय पर अपना कार्य करना चाहिए, और दूसरा जो हमारी मानसिकता है उसको बदल देना चाहिए। देश प्रेम की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। ठीक है, कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत करना, अतिथि देवो भव की परंपरा हम निभाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके मान सम्मान के लिए हम अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा दें। तो अब हम चर्चा इसके देखते हैं कि मुख्य बिंदु कौन कौन से थे। रानी एलिजाबेथ द्वितीय के आगमन पर सरकारी तंत्र में हड़कंप मचना, अभी मैंने आपको बताया। पत्र पत्रिकाओं की भूमिका बारे में आपको बताया। दिल्ली का काया पलट कैसे कैसे हुआ होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। और जॉर्ज पंचम की नाक मुसीबत बन गई। जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने प्रयास किए, वो आप देखेंगे। मूर्तिकार की अंतिम सलाह क्या थी और उस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मुहर लगाई या नहीं लगाई, और जॉर्ज पंचम की लाट पर अंततः नाक लगी और उस पर अखबार वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। ये पूरे पाठ के ये बिंदु मैंने आपको बताई है। अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं प्रश्न उत्तर की। पहला प्रश्न है सरकारी तंत्र की मानसिकता। तो आप देख रहे हैं ये सार में ही मैंने आपको बताया था कि सरकारी तंत्र की जो उसको जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता और बदहवासी होती है, एक तरह से होश हवास न रहना, जल्दबाजी करना और इधर से उधर भागना कोई काम पूरा करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है और आपको 5 दिन का काम दिया गया कि बेटा आप ये फाइल तैयार करना, और आप लोगों ने 5 दिन में तैयार नहीं की, और फिर हम लेकर बैठ गए रजिस्टर और हम लगाने लग गए नंबर कि जिसकी फाइल है उसके अंक लगेंगे। तो आप क्या हो जाते हो, बदहवास हो जाते हो, इधर भागते हो, किसी की फाइल लोगे, फटाफट उसको रेडी करोगे, कॉपी करोगे, चीटिंग करोगे। तो इस प्रकार इसको बदहवासी कहते हैं। इस तरह का जो हमारी स्थिति हो जाती है, तो दिल्ली की जो सरकार थी वो भी बदहवास हो जाती है। तो इससे क्या उनकी मानसिकता का पता चलता है सरकारी तंत्र की, कि वो अयोग्य, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता यानी चापलूसी। क्यों? क्योंकि
जो भारत सरकार है, सरकारी तंत्र है, उस शासक की नाक के लिए चिंतित है जिसने हम पर अनेक तरह के कहर ढाए थे। कहर ढाए मतलब जुल्म ढाए थे। यहाँ पर ये जिसने हम भारतीयों पर आएगा बच्चे, ये गलत लिखा गया, भारतीयों ने नहीं है, यहाँ पर आएगा पर। हम भारतीयों पर न जाने, जिसने हम भारतीयों पर न जाने कितने कहर ढाए थे, भारतीयों पर न जाने। तो अगला प्रश्न देखते हैं, रानी के दर्जी की परेशानी, क्या परेशानी थी और वो कितनी तर्कसंगत है। तर्कसंगत का अर्थ होता है सही। तो रानी की दर्जी की परेशानी क्या थी। पाठ में बताया गया है कि रानी को पाक, भारत और नेपाल का दौरा करना था, तो कहाँ पर वो कौन सी पोशाक पहनेगी, उसकी पोशाक के लिए उसको कपड़ा मंगवाना था, फिर उसको सिलना भी था। और सिलना कैसा था, देश के अनुसार, कि पाक जाएगी तो कैसी, भारत जाएगी तो कैसी पोशाक, नेपाल जाएगी तो कैसी पोशाक। क्यों? क्योंकि दर्जी का मान सम्मान रानी के मान सम्मान के साथ जुड़ा हुआ था। अगर उसकी बनाई हुई पोशाक की तारीफ होती है, प्रशंसा होती है, तो उसको पैसे भी खूब मिलने थे और उसको खुशी भी मिलनी थी। क्यों? क्योंकि प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था कि रानी की जितनी अच्छी पोशाक होगी उतनी ही मेरी भी प्रसिद्धि होगी, और प्रसिद्धि के साथ रानी से पैसे तो उसको मिलने अवश्य थे, वो तो ज़रूर ही उसको पैसे मिलने थे। इस प्रकार हमारी दृष्टि से दर्जी की जो परेशानी थी वो बिल्कुल सही थी। प्रश्न नंबर 3, नई दिल्ली का कायापलट। अब क्या क्या किया गया होगा ये आप खुद लिख सकते हैं, किताब में लिख भी रखा होगा, नहीं तो आपको सोचना होगा। जैसे मैंने आपको पहले चर्चा कर दी है, सरकारी भवनों की साफ़ सफाई, रंग रोगन, झंडे लगाए गए होंगे, सड़कों की मरम्मत की गई होगी, एयरपोर्ट से लेकर जहां रानी को रुकना था वहां तक सड़क के दोनों ओर गमले रखवाए गए होंगे, चूने से निशान बनाए गए होंगे और दोनों देशों के झंडे भी लगाए गए होंगे। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई होगी और रानी को जहाँ से गुजरना था वहाँ तोरण द्वार भी बनाए गए होंगे। ये पंक्ति थोड़ा गलत है, इसको ठीक कर लीजिए। रानी जहाँ से गुजरे वहाँ, रानी जहाँ से गुजरे वहाँ, हुई नहीं आएगा, रानी जहाँ से गुजरे वहाँ तोरण द्वार भी बनाए गए होंगे और झुग्गी झोपड़ियों कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया होगा और दोनों देशों की मित्रता के स्लोगन लिखकर भी चिपकाए गए होंगे। पत्रकारिता के बारे में विचारों प्रभाव, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि जो आज की पत्रकारिता है वो अपनी भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभा रही है। क्यों? क्योंकि वो चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों का व्यर्थ ही वर्णन वो करती है, जिसमें जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। जो खासकर युवा वर्ग हैं वो उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे अपने उद्देश्य व सामाजिक व्यवहार को भूलकर उन व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास करते हैं और व्यर्थ के फैशन में समय और धन दोनों खर्च करने लग जाते हैं, जिसका भविष्य में बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो ये पत्रकारिता के बारे में विचार, ऊपर का जो अनुच्छेद है और नीचे उसका प्रभाव, इन दोनों में से पेपर में कुछ भी आ जाए आपको ये पूरा ही लिखना है। अब मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। सबसे पहले उन्होंने फाइलें ढूंढवाई थी ताकि पत्थर की किस्म और स्थान का पता चल सके। बच्चों ये जो मैंने प्रश्न क्रमांक डाले हुए ना, प्रश्न 5, प्रश्न 4, प्रश्न 3, ये जो आपकी पुस्तक में NCERT के उसी के अनुसार ये प्रश्न हैं और हल्का हल्का मैंने संकेत किया गया है। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। आपको पूरे प्रश्न लिखने, ये ध्यान रखना, कहीं आप ऐसे ही प्रश्न के 3 शब्द लिख दें। आपको अपनी पुस्तक में से प्रश्न अभ्यास में जाना है और वहाँ से प्रश्न नंबर 5 पूरा देख लेना है क्या ये जो उत्तर है इसी प्रश्न का है और उस प्रश्न को पूरा लिखना है, फिर आपको ये उत्तर लिखना है। तो मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए थे। फाइलें ढूंढवाई ताकि पत्थर की किस्म और स्थान का पता चल सके। जब वहाँ से वो नहीं मिली तो वो खुद उस पत्थर को ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया, वहाँ भी कामयाबी नहीं मिली तो उसने जार्ज पंचम की लाट की नाक की नाप ली या नाक को नापा। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, नाक को नापा, एक ही मात्रा हटा दीजिए, नापा। और उस नाप की नाक लेने के लिए देश के हर प्रांत, हर कोने में गया
ताकि किसी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक मिल सके, लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिली। तो बिहार के सेक्रेटेरिएट के ये सफलता क्यों नहीं मिली? यहाँ पर उनकी नाक बड़ी निकली। अब नाक बड़ी होने का क्या मतलब है? सम्मान ज़्यादा होना। यानी हमारे भारतीय नेताओं का मान सम्मान जॉर्ज पंचम के मान सम्मान से बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि बच्चों की जो मूर्तियाँ थी उनकी नाक भी बड़ी निकली। यानी हमारे शहीद बच्चों का मान सम्मान भी जॉर्ज पंचम के मान सम्मान से बहुत ज़्यादा था। और अंत में मूर्तिकार ने क्या किया? जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का प्रस्ताव रखा और उससे सरकारी तंत्र द्वारा मान भी लिया गया। मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक ही प्रश्न नंबर 7 है और इसको किस प्रकार से इस पाठ में दिखाया गया है? नाक सदा से ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है। इसी बात को इस रचना का विषय बनाया गया है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक न होना, दिल्ली की नाक न होना, अर्थात दिल्ली की प्रतिष्ठा न होना कि इतनी सुरक्षा के बावजूद नाक कैसे गायब हो गई। ये 2 बार टाइप हो गया। इतनी सुरक्षा, इसको काट दीजिए, कि इतनी सुरक्षा के बावजूद नाक कैसे गायब हो गई। नई दिल्ली में सब कुछ होने के बाद नाक न होने की बात कही गई है। नाक न होने की बात कही गई है, जिसका अर्थ है कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं और साधन होने के बावजूद आज भी भारतीय बौद्धिक दासता के शिकार हैं और उन्हें अपने सम्मान की कोई परवाह नहीं है कि वे एक विदेशी शासक की नाक के लिए इतने चिंतित हैं। भारतीय नेताओं की मूर्तियों की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी होना यही दिखाता है कि भारतीय नेताओं का मान सम्मान विदेशी शासक के मान सम्मान से बहुत ज़्यादा है। ये नीचे की लाइन दिख नहीं रही बच्चों, यहाँ पर है विदेशी शासक के मान सम्मान से बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर कैसे छापी गई? अब मूर्तिकार का अंतिम प्रयास क्या था? जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव देना, और वो सरकारी तंत्र ने मान भी लिया था। तो उसकी खबर को कैसे छापा गया? अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया गया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल कर पत्थरवत बना दिए। घालमेल है बच्चों, मेल, घालमेल करना मतलब उसको बुरी तरह से मिला देना। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। कतई का अर्थ होता है बिल्कुल, बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल और वाक्पटुता से छिपा लिया गया। यानी वो लगाई तो जिंदा ही थी, पर अब ऐसे कहें कि जिंदा नाक लगाई गई है तो सारा देश नाराज़ हो जाए कि उसकी नाक के लिए किसी एक व्यक्ति की नाक काट ली गई। तो उन्होंने इस खबर को कुछ इस तरीके से छापा। नई दिल्ली में सब था, बस नाक नहीं थी। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह साधन संपन्न हो चुका था। हर प्रकार के साधन व सुख सुविधाएं थी। कमी थी तो केवल आत्मसम्मान और स्वाभिमान की। साधन संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका। अंग्रेज़ों का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे हैं। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी, यानी उनका भारतीयों का आत्मसम्मान और स्वाभिमान नहीं था। अब जॉर्ज पंचम की नाक और अखबार वाले चुप रहे थे। लास्ट में लिखा ना कि उस दिन कोई खबर नहीं छपी। ऐसा नहीं था कि कहीं उद्घाटन न हुआ हो, कहीं फीता न कटा हो, सब कुछ हुआ था, लेकिन अखबार वालों ने छापा ही नहीं। क्यों नहीं छापा? कि अखबार वाले लज्जित थे कि जिस जॉर्ज पंचम का मान सम्मान शहीद हुए छोटे बच्चे के मान सम्मान से भी कम था और जिसके अत्याचार का इतिहास शायद भुलाया नहीं जा सकता, उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट कर दी गई। यह कृत्य यानी यह कार्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। देखो, साधारण होता है तो उसको काम बोलते हैं या कर्म, और कृत्य जो होता है ना, कृत्य, वो शब्द अर्थ तो इसका काम ही है, लेकिन कृत्य को नेगेटिव उसमें बोला जाता है। जब कोई गलत काम करते हैं तो वहाँ पर कृत्य शब्द होता है, अर्थ इसका काम ही है। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था, इसलिए अखबार चुप थे और अपने तरीके से वो नाराज़गी व विरोध जाहिर कर रहे थे। वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें, सुझाव अवश्य लिखें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के बाद सभी प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में
अवश्य लिखें। क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसे मैंने आपको एक सुझाव दिया था कि बड़े गुरुओं ने कहा है कि 2 बार याद किया हुआ और 1 बार लिखा हुआ इंसान जीवन भर नहीं भूलता है। तो आप तो देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे और 2 बार इसको याद कर लेना, तो आप इन प्रश्नों के उत्तरों को कभी भी नहीं भूलोगे और पूरा पाठ भी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। और परीक्षा के समय आपको एक हल्की सी पुनरावृत्ति, एक हल्की सी रिवीजन की आवश्यकता होगी, फिर आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।